मैं प्रोफेसर के वेणुआचारी शासकीय महाविद्यालय सीपत से आज एमएससी के 4th सेमेस्टर पेपर 1 यूनिट 3 का रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी ट्रैक का अध्ययन करेंगे। श्वसन तंत्र की संरचना जिसे स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक कहते हैं। विद्यार्थियों, आप जानते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम मेसोडर्मल डेरिवेटिव है और श्वसन के लिए उत्तरदायी होता है। मुख्य रूप से मानव में लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं जो श्वसन के लिए उत्तरदायी होते हैं, और ये थोरेसिक कैविटी में पाया जाता है। विद्यार्थियों, अगर हम श्वसन तंत्र को देखें तो मुख्यतः 5 भागों में बांटकर इसका अध्ययन करते हैं। पहला पार्ट है नोज। आप इस चित्र में देखेंगे, आप सभी अपने नाक से परिचित हैं। नोज जो होता है जिसे राइने कहते हैं, यह एक ग्रीक वर्ड है और ये जाकर नेजल कैविटी में ओपन होता है। नेजल कैविटी में दो सेप्टम होते हैं। आप सभी जानते हैं 2 चैम्बर होते हैं जिसे हम मेसेंथमॉइड कहते हैं। यहाँ पे दो प्रकार के बोन्स होते हैं, एक कार्टिलेजिनस और एक बोनी स्ट्रक्चर का। जो कार्टिलेजिनस होता है उसे हम हाइलिन कहते हैं और जो बोनी स्ट्रक्चर का होता है उसे वोमर कहते हैं। जो कार्टिलेज का बना होता है वो अपेक्षाकृत वोमर से छोटा होता है, अर्थात हाइलिन वोमर से छोटा होता है। इसी प्रकार वोमर जो है हाइलिन से बड़ा होता है। इस प्रकार नेजल चैम्बर नेजल कैविटी के नाम से जाना जाता है। यह जो नोज होता है इसमें 3 पार्ट होते हैं। एक होता है जो फ्रंट वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसे हम फ्रंटल रीजन कहते हैं और यह बना होता है स्क्वेमस एपिथेलियल से। इसका ओरिजिन एक्टोडर्म से होता है और इसमें सीबेसियस और स्वीट ग्लैंड सिक्रेट होते हैं और हेयर होते हैं। इसमें 3 प्रकार की चीजें यहाँ पाई जाती हैं, सीबेसियस ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड और हेयर्स। ठीक है, इसके अलावा ये करता क्या है? ये करता है डस्ट को एंटर होने से रोकता है और जो लार्ज पार्टिकल्स हैं, बड़े पार्टिकल्स हैं, उनको रोकता है। हेयर्स, सेबेसियस ग्लैंड और स्वीट ग्लैंड का समूह मिलकर ये काम करता है। इसके पश्चात हम चलते हैं रेस्पिरेटरी रीजन पे। तो इस बीच वाले पार्ट पे रेस्पिरेटरी रीजन होता है जो सीलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम से मिलकर बने होते हैं। और ये क्या करते हैं, इसमें म्यूकस और सेरोसस सेल्स पाए जाते हैं। और इसका मुख्य कार्य क्या है? ये कंडीशनर का काम करता है, मतलब नाक का बीच का भाग कंडीशनर का काम करता है और शरीर के टेम्परेचर, नाक का टेम्परेचर को रेगुलेट करने में मदद करता है। और मुख्य रूप से अगर इसे देखें हम रेस्पिरेटरी रीजन को, तो ये फिल्टरिंग ऑफ ऑर्गन्स का काम करता है। इसके पश्चात आता है ऑल्फैक्टरी रीजन, जो नोज का सबसे अपर पार्ट है, ऊपरी सिरा है, ये वाला सिरा है और ये बना होता है स्निडेरियम एपिथेलियल सेल्स का, और जो मुख्य रूप से ऑल्फैक्टरी एपिथेलियल सेल भी कहते हैं या ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम भी कहते हैं। इनका काम क्या है? ये ऑर्डर डिटेक्ट करता है, गंध का निर्धारण यहीं से होता है। सुगंध, गंध जिसे हम बोलते हैं, उसका निर्धारण यहाँ होता है। विद्यार्थियों, अगर हम इंस्पिरेशन की बात करें तो इंस्पिरेशन रुक भी सकता है किसी व्यक्ति विशेष में अगर फाउल एयर आता है तो और इसमें से क्या होता है, विशिष्ट प्रकार के फेरोमोन्स यहाँ पे साबित होते हैं जो गंध को सूंघने के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, इस प्रकार नोज जो होता है वेस्टिबुलर, रेस्पिरेटरी एंड ऑल्फैक्टरी रीजन्स में बटा होता है। उसके बाद हम चलते हैं नेजल कॉन्के पे। ये कॉन्के क्या होता है? एक्चुअली इसका जो लेटरल पार्ट है उसे हम नेजल कॉन्के कहते हैं। इसे हम पुनः 3 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। एक होता है सुपीरियर, जिसे हम नेजोटर्बिनेट कहते हैं। मिडिल पार्ट जो होता है एथेमोटर्बिनेट कहलाता है और लोअर पार्ट जो होता है मैक्सिला का बना होता है। आप जानते हैं विद्यार्थियों कि ऊपरी जॉ के ऊपर वाला हिस्सा मैक्सिला और निचला जो जॉ होता है मैंडिबल कहलाता है। तो नाक का वो सिरा जो नेजल कॉन्के का निर्माण करता है उसमें मैक्सिला भी आता है। इस प्रकार नेजल कॉन्के जो होता है ये म्यूकस द्वारा कवर्ड होता है और नेजल कैविटी का लैटरल एंड है। इसे हम
टर्बिनेट कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया नेजो टर्बिनेट, एथमो टर्बिनेट और मैक्सिला, ये 3 पार्ट में बटा होता है। इसके बाद हम चलते हैं विद्यार्थियों फेरिंग्स पे। फेरिंग्स आप जानते हैं एक ट्यूबुलर 12 सेंटीमीटर लगभग संरचना है जो फूड और एयर दोनों के लिए उत्तरदायी होता है, अर्थात विंड पाइप और रेस्पिरेटरी पाइप कॉमन रूप से पाए जाते हैं, उसे हम फेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स मुख्य रूप से 3 भागों में बटा होता है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंजोफेरिंग्स। तो नेजोफेरिंग्स में इंटरनल लेयर्स होते हैं जिनकी संख्या 2 होती है। इसके अलावा यूस्टेशियन ट्यूब होता है और ओरोफेरिंग्स होता है। ये तीनों स्ट्रक्चर आप याद रखेंगे। यूस्टेशियन ट्यूब विद्यार्थियों आपको पता है जब आप इंटरनल ईयर पढ़ेंगे तो मिडिल ईयर से एक एपर्चर आकर यहाँ खुलता है जो इंटरनल ईयर और नेजल का बीच में या नोज के बीच में कम्युनिकेशन स्थापित करता है। 2 सिस्टम्स के बीच में यह एक कम्युनिकेशन का काम करता है। इस प्रकार 5 बोन से मिलकर 5 स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है नेजोफेरिंग्स। इसके पश्चात आते हैं हम ओरोफेरिंग्स पे। यह एक मिडिल संरचना है जो ओरल कैविटी में जाकर खुलता है, ठीक है, और इसे हम फीकेस के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, ये टॉन्सिल्स, 2 पेयर टॉन्सिल्स पाए जाते हैं इसी में, पैलेटाइन नामक स्ट्रक्चर पाया जाता है और लिंगुअल टॉन्सिल पाया जाता है। इस प्रकार ओरोफेरिंग्स के अंतर्गत टॉन्सिल्स 2 पेयर, पैलेटाइन और लिंगुअल टॉन्सिल्स आते हैं। इसके अलावा हम आते हैं लैरिंजोफेरिंग्स, जिसे हम हाइपोफेरिंग्स भी कहते हैं। ये फेरिंग्स का निचला सिरा है। यहाँ पे आप जानते हैं ट्रैकिया में जाकर यह लैरिंजोफेरिंग्स खुलता है, एक तरफ ट्रैकिया में, एक तरफ इसोफेगस में। फेरिंग्स चूंकि ये फूड और एयर दोनों के लिए अकाउंटेबल होता है, जहाँ एयर खुलता है वो ट्रैकिया वाला पार्ट है, जहाँ फूड के लिए कुछ स्ट्रक्चर खुलता है उसे हम इसोफेगस कहते हैं। और यहाँ पे एक विशिष्ट संरचना पाई जाती है जिसे हम ग्लॉटिस कहते हैं। ग्लॉटिस एक्चुअली थायराइड बोन का बना हुआ संरचना है जो एपिग्लॉटिस नामक स्ट्रक्चर से ढका होता है। तो जब कभी हम खाना खाते हैं तो ये ग्लॉटिस जो एक छिद्र है, जो ट्रैकिया जो है जाकर जहाँ ओपन होता है ना फेरिंग्स में, उसे हम ग्लॉटिस कहते हैं। और ये एपिग्लॉटिस उसका एक फ्लैप नुमा संरचना है जो उसको ढक लेता है। कब? जब हम खाना खाते हैं तब। अन्य समय में यह खुला रहता है, इसमें से सांस जाता है। इस प्रकार ग्लॉटिस का महत्व हम आगे भी देखेंगे। इसे हम आगे क्या नाम देते हैं वो भी हम देखेंगे। इसे एडम एप्पल्स कहते हैं, ये भी पार्ट हम देखेंगे। फेरिंग्स के बाद आता है लैरिंग्स। यह 9 कार्टिलेज का बना हुआ संरचना है जिसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। और यह एक्चुअल में ट्रैकिया के टिप में पाया जाता है, ट्रैकिया के ऊपरी सतह से पाया जाता है। और इसके 9 कार्टिलेज जो इसे बनाते हैं उनका नाम है, पहला नाम है थायराइड। थायराइड एक बोन होता है जिसे हम एडम एप्पल्स भी कहते हैं, ठीक है, जो सिर्फ किसमें दिखता है? मेल में दिखता है। और इसका आकार कितना बड़ा होता है? लगभग 2.25 सेंटीमीटर का होता है। फीमेल्स में भी एडम एप्पल होता है, उसे एडम एप्पल नाम नहीं देते हैं, थायराइड बोन होता है। उसका स्ट्रक्चर 1.75 cm का बना होता है। और ये दोनों ही ट्रू वॉइस बॉक्स के अंतर्गत आते हैं। तो लैरिंग्स में 2 वॉइस बॉक्स होते हैं, एक फॉल्स वॉइस बॉक्स और एक ट्रू वॉइस बॉक्स। फॉल्स वॉइस बॉक्स म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है और कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करता, जबकि ट्रू वॉइस बॉक्स जो होता है वो इलास्टिक फाइबर का बना होता है, जिसकी संरचना जैसे मैंने अभी बताया मेल में 2.25 सेंटीमीटर का होता है। और इसे हम एडम एप्पल्स के नाम से भी जानते हैं। उस एडम एप्पल जो संरचना बनाता है उसे हम थायराइड कहते हैं। इस स्ट्रक्चर में आप देखेंगे यहाँ पे इसका पोजीशन है, ये थायराइड बोन है। इसके अलावा भी यहाँ पे बोन्स जो होते हैं वो है क्रिकॉइड एक बोन होता है, एरिटिनॉइड जिनकी संख्या 2 होती है, एपिग्लॉटिस जो ग्लॉटिस को कवर करता है, फ्लैप नुमा संरचना एक होता है, फिर है कार्निकुलेट जिनकी संख्या 2 होती है, और कूनिफॉर्म जिनकी संख्या 2 होती है। इस प्रकार ये 9 कार्टिलेजेस से मिलकर बना होता है। इसे बोन्स हम जरूर मानते हैं, समझते हैं, लेकिन ये कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर है। इस प्रकार लैरिंग्स जो है अति महत्वपूर्ण संरचना है, जिसे साउंड बॉक्स भी कहते हैं।
दूसरे पक्षियों वगैरह में लैरिंग्स जाकर सैरिंग्स में खुलता है, सैरिंग्स फिर ट्रैकिया में खुलता है, सैरिंग्स से उन पक्षियों में विशिष्ट आवाज उत्पन्न होती है। ठीक है, जो मनुष्य में नहीं पाया जाता, मैमल्स में नहीं पाया जाता। ट्रैकिया जो होता है एक लॉन्ग ट्यूबुलर, यहाँ पे देखेंगे आप चित्र में, एक लंबी संरचना है जो थोरैक्स के ऊपरी सिरे पे पाया जाता है और इसमें सी सेप कार्टिलेजेस होते हैं। ये जो दिख रहा है सी सेप कार्टिलेजेस होते हैं जो ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाते हैं। जब भी हम सांस लेते हैं तो ये सी सेप कार्टिलेज एक्सपैंड हो जाते हैं और वायु को अंदर आने देते हैं और उसके बाद इतना संकुचित होते हैं कि इसे कोलैप्स होने से बचाए हुए रखते हैं। इस प्रकार ट्रैकिया एक लॉन्ग ट्यूबुलर संरचना है जो आगे जाकर ब्रोंकस में खुलता है। विद्यार्थियों याद रखेंगे कि ब्रोंकस में सी सेप कार्टिलेज नहीं होता, तो फिर ये कोलैप्स क्यों नहीं होता, ये प्रश्न आपके दिमाग में आएगा। तो आपको याद क्या रखना है, ये जो ब्रोंकस होता है जिसे ब्रोंकाई भी कहते हैं, ये इसमें 3 प्रकार के सेल्स होते हैं। एक को सेल को कहते हैं हम ऑर्जिनटोफेन सेल्स, इसमें सेरोटोनिन और हिस्टामिन नामक सब्सटेंसेस स्रावित होता है। सेरोटोनिन ब्रोंकाई को कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद करता है और हिस्टामिन उसे रिलैक्स करता है। विद्यार्थियों जैसे मैंने अभी कहा, जब हम सांस लेते हैं तो रिलैक्स होता है और जब हम सांस नहीं ले रहे होते हैं उस समय कॉन्ट्रैक्ट स्टेज में रहता है, लेकिन ये कोलैप्स नहीं होता। इसका मुख्य कारण क्या है कि इसमें क्लैरा सेल्स पाए जाते हैं जो एक्चुअली में डाइपाल्मिटिल लैसिथिन नामक सरफेक्टेंट सेल्स हैं और ये सरफेक्टेंट क्या करते हैं, ब्रोंकाई को कोलैप्स होने से बचाते हैं। और जिन व्यक्तियों में ऐसा फिनोमेना होता है जिनका ब्रोंकाई कोलैप्स होकर डेथ हो जाता है, उसे हम आरडीएस डिजीज के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसमें तीसरे प्रकार का जो सेल्स होता है डस्ट सेल, वो फैगोसाइटिक होता है। जो भी आप डस्ट पार्टिकल या वेस्ट मटेरियल आप यहाँ पे पहुँचते हैं उसे वह मार के खा जाता है। फैगोसाइटिक रिएक्शन के रूप में यह काम करता है। इस प्रकार विद्यार्थियों अगर आप देखेंगे इस स्ट्रक्चर में तो आपको ये ब्रोंकाई दिख रहा है, यहाँ पे आ जाएंगे आप, ब्रोंकाई दिख रहे हैं आप, ठीक है। ब्रोंकाई जाकर कहाँ खुलता है, लंग्स में खुलता है। तो 2 लंग्स होते हैं हमारे, लगभग सेम साइज के होते हैं, ठीक है। लेफ्ट लंग में हार्ट की पोजीशन की वजह से अपेक्षाकृत छोटा दिखता है बट लगभग समान साइज का होता है। इसमें लंग्स के बाहरी सिरे पर एक प्लूरा नामक कैविटी पाई जाती है। ये प्लूरा बाहर की ओर विसरल प्लूरा और अंदर की ओर पैराइटल प्लूरा में कन्वर्टेड होती है। बीच में प्लूरल कैविटी पाई जाती है। प्लूरल कैविटी लंग्स के कार्य के दौरान इसे प्रोटेक्ट करती हैं, इसे सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो विद्यार्थियों आपको क्या ध्यान रखना है, लंग्स का जो राइट लंग है वो राइट अपर लंग, राइट मिडिल लंग और राइट लेफ्ट लंग 3 भागों में भिन्नित होता है और अपने कार्य को संपादित करता है। इसी प्रकार जो लेफ्ट लंग है लेफ्ट अपर लंग और लेफ्ट लोअर लंग में भिन्नित होता है। लेफ्ट लंग की विशेषता है कि हार्ट के लिए भी ये स्थान निश्चित करता है। ये जो पार्ट है यहाँ से इसके ऊपर ये थोरेसिक रीजन है जो डायफ्राम द्वारा भिन्नित होता है। थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी, इस तरफ आपका स्टमक, अन्य संरचनाएं पाई जाएंगी। ये थोरेसिक कैविटी में केवल लंग्स पाए जाते हैं और लंग्स आपको पता है रिब्स से कवर होते हैं और उसमें इंटरकॉस्टल मसल्स होता है जो लंग्स को इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन के समय में मदद करते हैं, जो हम अगले चैप्टर में देखेंगे। तो अगर हम एक लंग्स को देखें तब जब ब्रोंकाई अंदर आता है तो इसे हम इस पूरे लंग को एक हम प्राइमरी सेप्टा के नाम से जानते हैं। प्रत्येक प्राइमरी सेप्टा फर्दर सेकेंडरी सेप्टा, टर्सरी सेप्टा में भिन्नित होता है। अगर इसको हम प्राइमरी सेप्टा मान ले तो इस प्रकार ये कई प्राइमरी सेप्टा से मिलकर बना होता है। प्रत्येक प्राइमरी सेप्टा में सेकेंडरी सेप्टा पाए जाते हैं। सेकेंडरी सेप्टा के अंदर टर्सरी सेप्टा और टर्सरी सेप्टा के अंदर क्वाटरनरी सेप्टा पाए जाते हैं, जिसे हम एल्विलाई के नाम से जानते हैं। एल्विलाई विद्यार्थियों वास्तव में लंग्स का यूनिट है जो श्वसन के लिए
संपूर्ण रूप से उत्तरदायी होता है। ये ब्लड कैपिलरीज से मिला होता है या एसोसिएटेड होता है, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए उत्तरदायी होता है। इंटरनल रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग की प्रक्रिया के लिए यह अति महत्वपूर्ण संरचना है। इस प्रकार आप इस चित्र में देखेंगे तो अगर इसे हम ब्रोंकस मान लें तो ये फर्दर प्राइमरी सेप्टा, सेकेंडरी सेप्टा, टर्शियरी सेप्टा, क्वाटरनरी सेप्टा में भिन्नित होता है और क्वाटरनरी सेप्टा को ही हम एल्विलाई के नाम से जानते हैं। इस प्रकार रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमें 5 पार्ट्स को हाईलाइट करना है, जिसका अंतिम पार्ट है लंग्स। विद्यार्थियों, अब आपको क्या ध्यान रखना है कि जो नोज होता है, ये नोज, इसमें मैंने जैसे बताया, जिसे राइना भी कहते हैं, तो इसमें आपको क्या चीज़ नहीं भूलना है, वोमर और हाइलिन कार्टिलेज का जो जिसे हम मेसेंथमॉइड कहते हैं, ये आप जरूर मेंशन करेंगे। इसके अलावा इसमें वेस्टिबुलर रीजन, रेस्पिरेटरी रीजन, ऑल्फैक्टरी रीजन बताएंगे। फिर नेजल कॉन्के के बारे में बताएंगे, जो टर्बिनेट, एथेमोटर्बिनेट और मैक्सिला का बना होता है। इस पार्ट को हाईलाइट करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे फेरिंग्स रीजन, ये वाला फेरिंग्स रीजन जो कॉमन रीजन है, यहाँ पे आपको जो इंटरनल लेयर्स हैं, इसके अलावा यूस्टेशियन ट्यूब के लिए जो स्पेस है, ये आपको हाईलाइट करना है और ओरोफेरिंग्स को हाईलाइट करना है। इसके बाद ओरोफेरिंग्स में जो टॉन्सिल रीजन है, यहाँ पे जो टॉन्सिल रीजन है, इसको हाईलाइट करेंगे आप। पैलेटाइन को हाईलाइट करेंगे, लिंगुअल टॉन्सिल को हाईलाइट करेंगे। और फिर जिसका ओपनिंग आप देखेंगे, ये 2 प्रकार की ओपनिंग है। ये अगर वर्टिब्रल कॉलम है तो एक ये फूड के लिए है और ये एक रेस्पिरेशन के लिए है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक को हम ट्रैकिया कहेंगे और इसको हम क्या कहते हैं, इसोफेगस के नाम से जानते हैं। इसके बाद आप जब लैरिंग्स पे आएंगे तो इसके कार्टिलेजेस को हम दूसरे डायग्राम में हमने हाईलाइट किया है, देखेंगे आप। ये एक एंटीरियर व्यू है लैरिंग्स का। तो एंटीरियर व्यू में हमने बताया कि एपिग्लॉटिस का संरचना कैसा होता है, फिर हायोइड का संरचना कैसा होता है बोन का, फिर थायरोहाइड मेम्ब्रेन है ये, ठीक है, ये फिर थायराइड कार्टिलेजेस हैं, ठीक है। थायराइड कार्टिलेज एक ही होता है इस तरह से, जिसे हम एडम एप्पल्स कहते हैं। यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, ये एडम एप्पल्स है। फिर क्रीनॉइड है ये, और ये फिर लिगामेंट है, और ये थायराइड ग्लैंड से सपोर्टेड होता है। इस प्रकार इसका इंटीरियर व्यू समराइज होता है। विद्यार्थियों, मैं कुछ और चीज़ों पे भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। आप देखेंगे एक चित्र में, और मैं आपको इसका पोस्टीरियर व्यू दिखाना चाहूँगा। इसका पोस्टीरियर व्यू देखेंगे तो आपको क्लियरली नज़र आएगा कि इसके कुछ स्ट्रक्चर्स इसमें बढ़ जाते हैं, तो उन बड़े हुए स्ट्रक्चर्स को आपको इसमें हाईलाइट करना है। इसके अलावा जो लंग्स के पोर्शंस हैं, जैसे मोमेंट ऑफ वोकल फोल्ड, इसको भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। इस प्रकार ये क्या करता है, इसका स्ट्रक्चर भिन्नित होता है, ठीक है। तो टंग, एपिग्लॉटिस जो संरचना है, इसको आप हाईलाइट करेंगे। इसके अलावा एक और डायग्राम इसमें सपोर्ट के लिए लेंगे, जो लंग्स का मैंने यहाँ पे छोटा सा बना के दिखाया था। तो एल्विलाई को आप इसमें चित्रित करेंगे। इस प्रकार रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो मेन सेल्स हैं, जो ब्रांकाई में पाए जाते हैं, जैसे आर्डेंटोफिनस सेल्स, क्लारा सेल्स, डस्ट सेल, इनको भी हाईलाइट करेंगे। और इन्हीं सब पॉइंट्स की मदद लेकर आप इसका कंक्लूजन पार्ट को डिस्क्राइब करेंगे। तो विद्यार्थियों, स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक, ये एमएससी के लिए तो क्वेश्चंस आने के चांसेस कम रहते हैं, परंतु ये आपके बेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसे आप ध्यान से एक नोट्स तैयार करके रखेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।